अस्सलाम वालेकुम। मैं बहुत आवारा किस्म का लड़का था। हर लड़की पर मेरा दिल आ जाता था। मैं हर किसी की खूबसूरती की तारीफ करने लगता और इसी वजह से कई दफ़ा मैं जूते भी खा चुका था। कभी किसी लड़की ने मुझे मारा था, तो कभी किसी लड़की के भाई ने। लेकिन फिर भी मेरे हालात सुधरते ही नहीं थे। मेरे घर वाले भी मुझसे तंग आ चुके थे। अम्मा का बस चलता तो मुझे घर से ही बाहर निकाल देती। अक्सर तो गुस्से में कहते कि तेरी 3 जवान बहनें हैं, फिर भी तुझे होश नहीं आता, दूसरों की बहनों पर नज़र डालते हो। मैं अम्मा से कहता क्योंकि वो दूसरों की बहनें हैं, मेरी बहनें थोड़ी हैं, किसी को देखूंगा तभी तो मेरी शादी होगी। और फिर अम्मा जूती उठा लेती। एक दिन बड़ी दोपहर में मैंने अपने दोस्तों को कहा, चलो किसी कॉलेज के बाहर चलते हैं, कोई ना कोई लड़की तो मिल ही जाएगी। मैंने आग दबाई तो मेरा एक दोस्त कहने लगा, तुझे पता है यहाँ की लड़कियां तो बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं होती, हुस्न देखना है तो अरबी औरतों का देखो। उसकी बात सुनकर मैं चौंक गया। मैंने कहा क्यों, उनमें ऐसी क्या खास बात है? मेरा दोस्त कहने लगा, तूने उनकी वीडियोस नहीं देखी, तुझे नहीं पता अरबी औरतें कितनी खूबसूरत होती हैं? मैंने कहा नहीं, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पता। तो वो कहने लगा, फिर तुमने हुस्न देखा ही कहाँ है, यहाँ की लड़कियों में तो खूबसूरती का नाम ही नहीं है। ये सुनकर तो मेरे अंदर बड़ा तजस्सुस जाग उठा था। मैंने वाकई अभी तक किसी अरबी औरत को नहीं देखा था, या फिर शायद कभी गौर नहीं किया था। उसी दिन मैं घर लौटा तो मैंने सबसे पहले मोबाइल फोन पर अरबी औरतों की वीडियोस देखना शुरू कर दी। ये देखकर मेरी आंखें खुली की खुली रह गई कि वो ना सिर्फ खूबसूरत थी, बल्कि अपने हुस्न की नुमाइश भी कर रही थी। चेहरों पे नकाब लगाया था, मगर उनका बाकी वजूद उड़िया था और उनके मुख्तलिफ रक्स मोबाइल की स्क्रीन पर चल रहे थे और मैं बस फटी फटी आंखों से उन्हें देख ही रहा था। मैंने ऐसा हुस्न वाकई नहीं देखा था। मेरे दिल में यही बात आई कि मुझे तो ऐसी ही किसी लड़की से शादी करनी है। मैंने फेसबुक पर मुख्तलिफ अरबी लड़कियों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजनी शुरू कर दी और फिर इंतज़ार करने लगा। शाम होते ही कुछ लड़कियों ने मुझे ऐड कर भी लिया और फिर बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। वो अरबी लड़कियां बहुत ही ज़्यादा पुरअतमाद और खूबसूरत थी। उनकी काफ़ी ज़्यादा तस्वीर भी उनकी आईडी पर थी और मैं बड़ा खुश हो गया कि अब मैं किसी अरबी लड़की को फंसा लूँगा। मुझे यकीन था कि कोई भी मेरी बातों में आ जाएगी। मैंने बस उन लड़कियों से बातें करना शुरू कर दी और फिर धीरे धीरे मेरी एक लड़की अक्सर से बहुत ज़्यादा दोस्ती हो गई। मेरी मीठी मीठी बातें उसे बहुत पसंद आई और वो खुद भी मुझसे घंटों बातें करती थी। मेरा घर से निकलना ख़त्म हो गया था, मैं कमरे तक ही महदूद हो गया था। इस बात पर मेरी अम्मा बड़ी खुश थी। वो तो यही चाहती थी कि मेरी आवारागर्दी ख़त्म हो जाए और मैं पढ़ाई पर ध्यान दूँ। मैं सारा दिन किताबें फैलाए मोबाइल फ़ोन में गुजार देता, लेकिन अम्मा को इस बात का पता ही नहीं था। फिर कुछ दिन गुजरे तो हमारी दोस्ती मोहब्बत में तब्दील हो गई और फिर अक्सा ने खुद मुझे शादी की पेशकश की। ये सुनकर तो मेरी खुशी का ठिकाना ना रहा। 18 साल की उम्र में एक अमीर अरबी लड़की मुझसे शादी की बात कर रही थी, और वो भी अपनी मर्जी और खुशी से। ये बात मेरे लिए बहुत ही हैरान कुन थी। मैं अपनी किस्मत को दाद दे रहा था और अपनी चालाकी को कि मैंने कितनी तेज़ी से उसे अपनी बातों में उतारा है। मैंने डरते डरते ये बात अपनी अम्मा को बताई तो अम्मा ने पहले तो बेयकीनी से मेरी तरफ देखा, फिर कहने लगी, लगता है तेरा दिमाग ख़राब है हारून, क्यों बहकी बहकी बातें कर रहे हो? मैंने अम्मा से कहा, अम्मा मैं सच कह रहा हूँ, अगर तू कहती है तो मैं तेरी बात करवा देता हूँ। फिर मैंने वीडियो कॉल की, अम्मा और अक्सा की बात करवा दी। अक्सा टूटी फूटी बात करती थी, लेकिन समझ आ जाती थी क्योंकि उससे उर्दू बोलनी नहीं आती थी, तो वो टूटी फूटी ही उर्दू बोलती थी। अम्मा तो हैरान ही हो गई। वो बहुत ज़्यादा हसीन थी, बस उम्र में मुझसे बड़ी थी। वो 24 साल की थी जबकि मैं 18 साल का। मेरे लिए अम्मा को मनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि अगर अम्मा इस रिश्ते के लिए राज़ी हो जाती तो फिर घर में किसी के इनकार का जवाब ही नहीं बनता था।
अब्बा भी अम्मा की बात सुनते थे। मैंने अम्मा से कहा, तुम्हारे बेटे का मुस्तकबिल बन जाएगा, मैं दुबई जाऊंगा, खूब पैसे कमाऊंगा, तो तुम्हारे भी दिन बदल जाएंगे, छोटी बहनों की शादी हो जाएगी। और फिर अक्सर तो बहुत ज़्यादा अच्छी है और पढ़ी लिखी भी है। उसने बताया है वहाँ उसका ज़ाती कारोबार है, वहाँ हर कोई अपना कारोबार करता है, मुझे भी कोई कारोबार करवा देगी, फिर देखना मैं तुम्हें भी अपने पास बुला लूँगा। मैंने अम्मा को बहुत सारे सुनहरी ख्वाब दिखाने शुरू कर दिए, तो अम्मा भी सोच में पड़ गई। फिर कहने लगी, हारून, तू तो अभी सिर्फ 18 साल का है, इतनी जल्दी तेरी शादी कैसे कर दूं? मैंने अम्मा से कहा, मुस्तकबिल मेरी शादी के बाद ही बनेगा, शादी से पहले तो कुछ नहीं हो सकता। और फिर अम्मा राजी हो गई। मैंने अक्सा को खुशखबरी सुना दी कि अम्मा राजी हो गई। अम्मा ने ये बात अब्बा और बड़े भाई को बताई, तो बड़ा भाई तो उछल पड़ा, क्योंकि अभी तक उसकी शादी ही नहीं हुई और घर में मेरी शादी का जिक्र चल पड़ा। वो खूब चीखा चिल्लाया, कहने लगा, पता नहीं ये हारून किन चक्करों में पड़ चुका है और आप इसका साथ दे रही हैं। लेकिन अम्मा अटक गई, कहने लगी, उसने अपने मुस्तकबिल के लिए बेहतर फैसला किया है। मैंने भी उस अरबी औरत से बात की है, बहुत अच्छी है। मेरा बेटा शादी करके दुबई जाएगा तो घर के तो हालात ही बदल जाएंगे। तेरी नौकरी अच्छी हो तो मैं तेरी भी शादी कर दूं। अम्मा ने बड़े भाई को भी खामोश करवा दिया। फिर वीडियो कैमरे पर भी मेरा निकाह हो गया। खानदान में तो जिस किसी को पता चला वो हैरान रह गया, क्योंकि मेरी आवारा फितरत का सबको मालूम था। मेरे दोस्त भी खुद भी शौक में रह गए, क्योंकि उन्हें भी अंदाजा नहीं था कि मैं इतना बड़ा हाथ मार लूंगा। निकाह होते ही सबा ने खुद ही कागजी कार्रवाई शुरू कर दी। वो कह रही थी कि वो सारा खर्चा खुद उठाएगी और मुझे अपने पास बुलाएगी। मुझसे भी कहीं ज्यादा उससे मुझे अपने पास बुलवाने की जल्दी थी। वो खुद सारे मामलात देख रही थी। और फिर 3 महीने लगे, लेकिन मेरा वीज़ा लग कर आ गया, टिकट भी कंफर्म हो गई। सारे पैसे अक्सर ने खुद दिए। मेरी अम्मा तो उसकी दरिया दिली पर हैरान रह गई, कहने लगी, वाकई हारून, तुमने बहुत अच्छा फैसला किया। मैंने अक्सर के भेजे हुए पैसों से कुछ अम्मा के हाथ पे रख दिए, बाकी का सामान वगैरह खरीद लिया और दुबई के लिए निकल पड़ा। अक्सर के ही पैसों से ही उसके लिए तवाइफ भी ले लिए। हवाई जहाज में बैठा मैं तो हवा में उड़ रहा था, मुस्तकबिल के सुहाने ख्वाब देख रहा था कि मैं अक्सर के बड़े से बंगले में रहूँगा, वो मुझे कारोबार करवा के देगी, मेरे पास आलीशान गाड़ियाँ होंगी। और बस यही कुछ सोचते सोचते कब 2 घंटे गुजरे पता ही नहीं चला। फ्लाइट लैंड हो गई और अनाउंसमेंट होने लगी। मैं कस्टम करवा कर एयरपोर्ट से निकला तो सामने अक्सा मेरे इंतज़ार में खड़ी थी। मैं उसे देखकर खुशी से निहाल हो गया। वो तस्वीरों और वीडियो से कहीं ज़्यादा ओरिजिनल में खूबसूरत थी। मुझे देखते ही उसने मुझे अपने गले से लगाया, फिर अपनी बड़ी सी गाड़ी में बिठाकर अपने घर ले गई। जैसे मैंने सोचा था, उसका महल बिल्कुल वैसा ही आलीशान था। उसके आगे पीछे नौकर चाकर गार्ड्स हर चीज़ मौजूद थी, और उसने मुझे बिल्कुल वैसा महसूस करवाया था जैसे मैं उसकी तरह इन सब चीज़ों का मालिक हूँ। रहने के लिए उसने मुझे बड़ा सा कमरा भी दिया और एक से बढ़कर एक जोड़े मेरे लिए। अक्सर ने हर चीज़ पहले से खरीद रखी थी। मैं उसके लिए एक सोने की अंगूठी खरीद कर लाया था। अपनी हैसियत के मुताबिक मैंने उसे वो अंगूठी तोहफे में दी, तो वो तो ऐसे खुश हुई जैसे मैंने उसे बहुत कीमती खजाना दे दिया हो, जबकि ये मामूली सी अंगूठी थी और इससे तो कहीं ज़्यादा जेवर उसने पहन रखे थे। मैं उसकी सादगी पर हैरान हो रहा था। बहुत सादा दिल थी, मेरी छोटी छोटी बात पे खुश हो रही थी, जबकि मैं अगर किसी पाकिस्तानी लड़की से शादी करता तो शायद ऐसा ना होता। इतनी मामूली सी अंगूठी पर तो एक गरीब लड़की भी झगड़ा खड़ा कर देती, लेकिन इस खरबपति औरत ने इतनी खुशी का इजहार किया कि मैं हैरान रह गया। अक्सर कहने लगी कि आप फ्रेश होके आ जाएं, ड्राइंग रूम में खाना लग रहा है।
وہ خود कमरे से निकल गई और मैं अपनी खुशकिस्मती पर बहुत हैरान हो रहा था। मेरे घर में तो 3 ही कमरे थे, उन्हीं में से एक कमरे पे दस्तरखान लग जाता और सब बैठकर खाना खा जाते, लेकिन यहाँ तो खाने का कमरा अलग, सोने का कमरा अलग, वॉशरूम भी इतना बड़ा कि मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। मेरे घर का तो कमरा इतना बड़ा नहीं था जितना यहाँ बड़ा वॉशरूम था। मैं बड़ी दिलचस्पी से एक एक चीज़ का जायज़ा ले रहा था। फिर मैं फ्रेश होकर ड्राइंग रूम पर पहुँच गया। अक्सर किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। मुझे देखते ही उसने फ़ोन बंद कर दिया। मुस्कुराकर अपनी साथ वाली चेयर पर बैठने का इशारा किया। फिर हम दोनों ने मिलकर खाना खाया। तकरीबन रात के 11 बज रहे थे। मैंने अक्सर से कहा, बहुत थक गया हूँ, मैं आराम करना चाहता हूँ, चलो कमरे में चलें। मैं दरअसल उसकी खिलवत का ख्वाहिशमंद था। 18 साल की उम्र में मुझे इतनी खूबसूरत बीवी मिल गई थी जो कि बहुत जवान थी। भला मेरे जज्बात कैसे संभल सकते थे। लेकिन मेरी बात सुनकर वो कुछ हिचकिचाई, कहने लगी, हारून, मैं इतनी जल्दी तुम्हारे साथ एक कमरे में नहीं रह सकती, मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। मैं तुम्हें जानना और समझना चाहती हूँ ताकि हमारा रिश्ता मज़ीद खूबसूरत हो सके। वैसे भी अभी तुम थोड़े छोटे हो, कुछ वक्त गुजार लो, फिर हम इकट्ठे रहेंगे। उसकी बात सुनकर मैं हैरान रह गया। हम पिछले 10 महीनों से एक दूसरे से बात कर रहे थे, एक दूसरे को अच्छी तरह जानते और समझते थे। जब भी तो शादी का फैसला किया था, फिर अब क्यों वो हिचकिचा रही थी। लेकिन मैंने उसकी घबराहट देखकर खामोशी इख्तियार कर ली और उसने मुझे वापस मेरे कमरे में भेज दिया। एक मुलाजिमा मुझे दूध का गिलास देकर चली गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अक्सर ने मुझे अलग कमरे में क्यों रखा, हालांकि मेरे पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। मैंने दूध का गिलास उठाया और पीने लगा। वो दूध का गिलास पीते ही मैं नींद की वादियों में उतर गया। अगली सुबह दरवाज़ा बजने पर मेरी आँख खुली। मैंने उठकर दरवाज़ा खोला तो सामने मुलाजिमा खड़ी थी। कहने लगी, बीबी जी आपको नीचे बुला रही हैं। मैं फ़ौरन से डाइनिंग रूम पर पहुंचा तो उसने नाराज़गी से मेरी तरफ देखा। कहने लगी, सुबह के 10 बज रहे हैं, तुम अभी तक सोकर नहीं उठे, दफ्तर भी जाना है, चलो जल्दी से तैयार होकर आ जाओ। अक्सर की बात सुनकर मैं हैरान रह गया। मैं रात को ही तो यहाँ आया था, मुझे तो किसी बात का इल्म ही नहीं था और वो मुझे सीधे दफ्तर ले जाने की बात कर रही थी। अक्सर कहने लगी, देखो मेरा अपना कारोबार है, मैं कोई छुट्टी नहीं कर सकती। तुम सारा दिन घर पे क्या करोगे, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें काम के बारे में बताऊंगी ताकि तुम्हारा काम भी शुरू हो सके। ये सुनकर मैं खुश हुआ कि चलो मेरे दिन बदल रहे हैं। मैंने जल्दी से तैयारी पकड़ ली और अक्सर के साथ ही उसके घर से निकल गया। वो सारा रास्ता अपने मोबाइल फ़ोन पर लगी रही, ना जाने किसके साथ मसरूफ़ थी। फिर दफ्तर जाने के बाद मुझे उसने एक कमरे में बिठा दिया। कहने लगी, अब यहाँ बैठो, कुछ देर बाद मैं तुम्हें अपने पास बुलवाती हूँ, फिर काम काज के बारे में बताऊँगी। मुझे बैठे बैठे आधा दिन गुजर गया और मैं एक ही कुर्सी पर बैठकर थक गया था, इसीलिए उठ के दफ्तर में यहाँ वहाँ घूमने लगा। अक्सर के कमरे पर पहुँच गया तो शीशे के कमरे से अंदर का मंजर नज़र आ रहा था। अक्सर के साथ कोई आदमी बैठा था और वो दोनों बहुत ही ज़्यादा मसरूफ़ दिख रहे थे। उनके दरमियान कोई बातचीत चल रही थी। सामने फाइल्स भी रखी हुई थी। मैंने दरवाज़ा नॉक किया तो अक्सर ने मुझे अंदर बुला लिया। नाराज़गी से कहने लगी, मैंने कहा था ना, फारिग होकर तुम्हें खुद बुला लूँगी। मैंने अक्सर से कहा, आधा दिन हो गया, मैं थक गया हूँ। तो फिर उसने उस आदमी को जाने का इशारा किया, मुझे अपने पास बुला लिया। एक फ़ाइल मेरे हाथ में रख दी। कहने लगी, जाओ और इसे फ़लाँ एड्रेस पर पहुंचा दो। उसने एक एड्रेस मेरे हाथ में पकड़ा दिया। उसकी इस बात पे मैं हक्का बक्का रह गया। मुझे तो किसी बात का अंदाज़ा ही नहीं था, ना रास्तों का इल्म, ना ज़ुबान आती थी। मैं तो बस सबर से ही बात कर सकता था। और फिर ये एड्रेस कहाँ का था मुझे क्या पता। अक्सर ने मेरे चेहरे की परेशानी देखी तो सर पकड़ लिया।
कहने लगी, ड्राइवर के साथ जाना है, ये पर्ची उसे दो, वो तुम्हें खुद ले जाएगा। तुम्हें किसी से बातचीत नहीं करनी, बस ये फाइल देखकर वापस आना है। बहुत ज़रूरी काम है, जिम्मेदारी से करना है। अक्सर की बात पर मैं सर हिलाकर रह गया। मैं उसका एतमाद जीतना चाहता था, इसलिए उसके कहे को पूरी तरह मुकम्मल करना मेरी जिम्मेदारी थी। फिर मैं उसके ड्राइवर के साथ निकल पड़ा। काफ़ी दूर वो फाइल एक घर पे पहुंचा दी। जब मैं वापस दफ्तर पहुंचा तो अक्सर ने मेरे हाथ में कई हज़ार दिरहम रख दिए। कहने लगी, ये तुम्हारा इनाम, क्योंकि तुमने वाकई बहुत अच्छी तरह से काम किया है। वो फाइल बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, जिससे तुमने वक्त पे पहुंचाकर मेरी बड़ी मुश्किल हल कर दी। दरअसल मैं ड्राइवर पर भरोसा नहीं कर सकती, इसलिए उसके हाथ में नहीं दे सकती थी, और खुद जाना भी मुमकिन नहीं था, क्योंकि यहाँ दूसरे मामलात भी देखने थे। ये सुनकर तो मैं बहुत हैरान हुआ। मैंने भला ऐसे भी क्या कर दिया कि उसने मुझे कई हज़ार दिरहम दे दिए? एक फाइल ही तो पहुंचा के आया था। वो कहने लगी, अगर तुम इसी तरह मेरा काम करोगे तो मेरा भरोसा बहुत जल्द जीत लोगे। मेरे लिए तुम्हारा कारोबार शुरू करवाना आसान हो जाएगा। फिर वो इसी तरह के अजीबो-गरीब काम मुझसे कहती रही, जैसे मैं कोई क्लर्क हूँ। कभी कोई सामान यहाँ वहाँ पहुँचाना था, कभी कोई चीज़ यहाँ से वहाँ करनी होती थी, मगर वो हर बात यही कहती थी कि ये बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी का काम है और मैं सिर्फ तुम पर ही भरोसा कर सकती हूँ, क्योंकि तुम मेरे शौहर हो। और ये सुनकर तो मेरे कंधे चौड़े हो जाते थे। ऐसे ही 10-15 दिन गुजर गए। मेरे और उसके दरमियान अज़दवाजी ताल्लुक़ तो कायम नहीं हो सका, लेकिन हाँ, दोस्ती अच्छी खासी हो गई थी। वो खुल के मुझसे बातचीत करती थी। फिर 15 दिन बाद गुजरने के बाद वो मुझे एक अंडरग्राउंड गोदाम में ले गई, जहाँ कुछ सामान रखा हुआ था। कहने लगी, यहाँ पे पार्सल्स रखे हैं, तुम्हारा काम ये है कि तुम्हें इन पार्सल को सही वक्त पर सही जगह पहुँचाना है। यही तुम्हारा कारोबार है, क्योंकि हर पार्सल को डिलीवर करने के बदले तुम्हें कई हज़ार दिरहम मिलेंगे। लेकिन याद रखना, इनमें बहुत ज़्यादा कीमती सामान मौजूद है, इसलिए किसी सामान को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। ये जिस तरह से पैक हैं, उन्हें इसी तरह से बिल्कुल सही सलामत पैक ही पहुंचाया जाए। अक्सर की बात सुनकर मैंने कहा कि मुझे इतनी मामूली काम के लिए इतने पैसे मिल रहे थे, भला इसमें क्या बुराई थी? अगर मैं पाकिस्तान में डिलीवरी का काम करता तो बहुत से बहुत महीनों के महीने 18,000 रुपये कमा लेता, लेकिन यहाँ एक दिन में ही पाकिस्तानी 18-20 हज़ार कमा लेता था। पहले वाले पैसे मैंने अम्मा के अकाउंट में भेज दिए थे, जिन्हें लेकर अम्मा बहुत खुश थी। उन्होंने मुझे खूब दुआएं दी, कहा कि मुझे बहुत दिल लगा के काम करना है। मैंने अम्मा से वादा किया, मैं जल्द खुद ही अपनी दोनों बहनों की शादियां करवाऊंगा, क्योंकि बड़े भाई की नौकरी मामूली सी थी, वो घर का पूरा खर्चा पूरी तरह नहीं उठा पाता था। फिर ऐसे ही दिन गुजरते गए। मैंने 2 महीनों में बहुत सारे पार्सल डिलीवर किए। फिर जैसे ही वो पैसे मिलते, मैं वो पैसे पाकिस्तान भिजवा देता था, क्योंकि मेरा सारा खर्चा अक्सा उठाती थी। उसने मुझे कभी भी किसी चीज़ की कोई कमी होने नहीं दी, लेकिन अलबत्ता मैं उसके साथ के लिए तरसने लगता था, क्योंकि मैं जवान मर्द था। मेरे जज्बात मुझे बहुत मजबूर करते थे कि मैं अपनी बीवी के साथ खिलवत के लम्हात गुजारूं। मैंने कई मर्तबा दबे लफ्ज़ों से उससे कहना चाहा, लेकिन वो हमेशा सख्ती से इनकार कर देती थी। अभी भी हम अलग अलग कमरों के ही मकीन थे। रोज़ रात को मैं दूध का गिलास पीता और थका हारा गहरी नींद सो जाता। सुबह जब उठता तो मुझे बहुत अफसोस होता कि मुझे न जाने अपनी बीवी का साथ कब नसीब होगा। मुझे अभी तक अक्सर का कारोबार समझ नहीं आया था। न जाने वो किस किस से मुलाकातें करती रहती थी, उसकी तन्हाई की मीटिंग चलती रहती थी। फिर वो पार्सल डिलीवर करने का काम सौंप देती थी। इन पार्सल में क्या था, वो किन लोगों को डिलीवर किया जाता था और अक्सर का कारोबार किस चीज़ का था, मुझे पता ही नहीं था। उसका दफ्तर भी बहुत अलग सी जगह पे बना हुआ था।
शहर से हटकर एक खंडर सी इमारत थी जिसे थोड़ा बहुत ठीक किया गया था और बस काम चलाया जा रहा था। मैंने अक्सर से कहा कि तुम दफ्तर ठीक क्यों नहीं करवाती? जब इतना पैसा है तो कुछ पैसा यहाँ पे भी लगा लो। मेरी बात सुनकर उसने हंस के कहा कि जब इसी इमारत में काम चल रहा है तो बिना मतलब पैसा ज़ाया क्यों करूं? हम कारोबारी लोग सिर्फ उन्हीं चीज़ों पर पैसा लगाते हैं जहां से मुनाफा मिलने की उम्मीद हो। ये बिल्डिंग हमने किराए पे ली है, कुछ वक्त के बाद इसे छोड़ना पड़ेगा तो फिर मुझे तो नुकसान ही होगा और मैं ऐसा नुकसान बिल्कुल भी नहीं उठा सकती। उसकी बात ठीक थी, इसीलिए मैं खामोश हो गया। लेकिन मुझे इस बात की भी हैरत थी वो एक दफ्तर क्यों नहीं बना लेती। खैर मैं ज़्यादा उसके मामलात में नहीं बोलता था क्योंकि देखा जाता तो मैं उसके मरहूम मिल्लत था। मेरा घर, मेरा खर्चा सब उसी की बदौलत चल रहा था, इसीलिए मैंने अपनी ज़बान पर ताला लगा लिया था। लेकिन फिर एक रात जज्बात के हाथों मजबूर हुआ तो मैंने दूध का गिलास पीने के बजाय ऐसे ही छोड़ दिया और कुछ देर बाद दबे पांव अपने कमरे से निकलकर अक्सा के कमरे के दरवाजे पर पहुंच गया। मैंने सोचा था कि मैं जब आधी रात उसके कमरे में जाकर अपनी मोहब्बत को बयान करूंगा तो वो खुद ब खुद मेरी कुर्बत के लिए राज़ी हो जाएगी। लेकिन जैसे ही मैं उसके कमरे के दरवाजे पर पहुंचा तो अंदर से आती आवाज़ों ने मेरे होश उड़ा के रख दिए। अक्सा अपने कमरे में तन्हा नहीं थी, बल्कि अंदर से किसी मर्द की आवाज़ें आ रही थी और वो गुस्से में कह रही थी, तुम यहाँ ना आया करो। कितनी बार कहा है कि अगर हारून ने तुम्हें देख लिया तो बहुत बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा। बहुत मुश्किल से मैंने उस लड़के को काबू किया है, ऐसा ना हो उसे सब पता चल जाए और फिर सब कुछ ख़त्म हो जाए। वो आदमी जो कमरे में मौजूद था गुस्से में अक्सर से कह रहा था, मैं तुम्हारा शौहर हूँ तो तुम्हारे पास क्यों नहीं आ सकता? कब तक उस गैर लड़के की खातिर तुम मुझे यहाँ से दूर रखोगी? अक्सा कहने लगी, याद रखो जो कारोबार चल रहा है ये उसी लड़के की वजह से चल रहा है। उसे एक मोहरे के तौर पर इस्तेमाल करना हमारी मजबूरी है और वो यहाँ मेरी मोहब्बत में खामोशी से काम कर रहा है। अगर उसे पता चला कि मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ और मेरा और उसका निकाह बातिल है तो वो शायद मेरे साथ इस घर में ना रहे। तुम जानते हो हमारा कारोबार किस किस्म का है, इसलिए उस लड़के को यहाँ रखना और उसका मुंह बंद करवा के रखना हमारी मजबूरी है। अगर हमने ये ना किया तो हम सड़क पे आ जाएंगे, बल्कि हो सकता है हम जेल की सलाखों के पीछे चले जाएं। वो आदमी कहने लगा, बस तुम्हारी ये बातें सुनते सुनते मैं थक चुका हूँ। पिछले 2 महीनों से मैं अपने घर में तुम्हारे साथ उस लड़के को बर्दाश्त कर रहा हूँ। अब मेरा सब्र ख़त्म हो रहा है, उस लड़के को किसी और जगह शिफ्ट करो। अक्सा कहने लगी, मुझे सिर्फ 2 दिन दो, मैं उसे किसी अपार्टमेंट में शिफ्ट कर दूंगी, लेकिन मुझे डर है कि वो अपार्टमेंट में रहेगा तो वो लोगों में घुलेगा मिलेगा, ऐसा ना हो वो हमारा राज फाश कर देगा। अक्सा की बातें सुनकर मैं हैरान रह गया। उसका कौन सा राज मेरे पास था जो मैं फाश कर देता? मुझ पर तो ये सुनकर क़यामत टूट पड़ी थी कि वो पहले से ही शादीशुदा थी और उसका एक शौहर भी मौजूद था, जबकि मैं उसकी मोहब्बत में दीवाना हो रहा था। वो आदमी कहने लगा, अक्सा ये ड्रग्स का कारोबार तुम्हारा है, इसकी सप्लाई तुम करती हो, मेरा इस सब से कोई लेना देना नहीं है। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ये काम छोड़ दो, लेकिन तुम्हें दौलत, पैसा और अय्याशी चाहिए थी और इसीलिए तुमने अपनी और मेरी ज़िंदगी मुश्किल में डाल दी है। तुमने तो मेरा और अपना निकाह भी रजिस्टर नहीं करवाया, जबकि तुम्हारा और हारून का निकाह रजिस्टर है और ये सोच सोच कर मेरा खून खौलता है। मेरी नौकरी बहुत अच्छी है, हम उतने पैसों में गुजारा कर सकते हैं, लेकिन तुम्हें ये बात समझ ही नहीं आ रही। अक्सर कहने लगी, मैं तुम्हारे साथ एक छोटे से अपार्टमेंट में नहीं रह सकती, मुझे ज़िंदगी की हर आसाइश चाहिए और मेरा कारोबार बहुत तरक्की कर रहा है और हारून के आने के बाद डिलीवरी का काम और भी आसान हो गया क्योंकि ये लड़का ना सिर्फ फुर्तीला है
بلکہ اسی طرح کام کرتا ہے جیسے میں چاہتی ہوں۔ اسی لیے ہارون کو اس گھر سے نکالنا، میں اپنے لیے کوئی مصیبت نہیں کھڑی کرنا چاہتی۔ وہ تمہیں روز رات کو اسے دودھ میں دوائی دے دیتی ہوں نیند والی، اور وہ خاموشی سے سو جاتا ہے، لیکن تمہیں پھر بھی سکون نہیں آتا۔ اکثر کی باتوں نے تو میرے ہوش اڑا کے رکھ دیے۔ مجھ پر ایک ایسی سچائی کھلی جس کے بارے میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ ڈرگس کا کاروبار، اکثر کا شادی شدہ ہونا، اور پھر مجھے دودھ میں نیند کی دوائی ملا کر دینا، ایک ایک حقیقت مجھ پر کھلتی چلی گئی۔ میں دبے پاؤں اپنے کمرے میں واپس لوٹ آیا، یہ سوچ کر ہی کانپ اٹھا کہ اگر میں پکڑا جاتا یا پولیس کے ہاتھ لگ جاتا تو میرے ساتھ کیا ہوتا، کیونکہ دبئی کا قانون تو اتنا سخت ہے، مجھے تو فوراً سزائے موت ہو جاتی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے میرے سر پر آسمان گرا دیا ہو، میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ کتنی ہی دیر تک مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا، میں تو اس کی خوبصورتی اور اس کی دولت کا دیوانہ ہو گیا تھا۔ میں نے تو یہ سوچا ہی نہیں تھا کہ وہ مجھ جیسے غریب لڑکے سے شادی کیوں کر رہی ہے، مجھے یہاں اتنے عالی شان محل میں جگہ کیوں دی ہے، اور کیوں شادی شدہ ہونے کے باوجود اس نے مجھے کبھی اپنے قریب نہیں آنے دیا، کیونکہ وہ پہلے سے ہی شادی شدہ تھی، مجھے صرف اپنے مقصد کے لیے استعمال کر رہی تھی۔ جو پارسلز میں ڈیلیور کرتا تھا وہ ڈرگس کے پارسل تھے، اور اگر کبھی میں اس پارسل کے ساتھ پولیس والوں کے ہاتھ لگتا تو میری زندگی تو ہمیشہ کے لیے برباد ہو جاتی۔ کچھ دیر بعد سوچنے کے بعد میں نے بڑی خاموشی سے اپنا سامان باندھا، لیکن میری جان نکل گئی جب میں نے دیکھا کہ میرے پاسپورٹ میرے سامان میں نہیں تھا۔ اکثر نے میرا سامان خود سیٹ کیا تھا، شاید پاسپورٹ اس نے اپنے پاس رکھ لیا تھا، میں تو یہاں سے فرار بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ اگلے دن جب مجھے پارسل ڈیلیور کرنے کے لیے کہا تو میں خاموشی سے نکل تو گیا، لیکن میرے ہاتھ پاؤں تھر تھر کانپ رہے تھے۔ سارا سچ میرے سامنے تھا، میں نے وہ پارسل لیے اور پھر اس کے ڈرائیور والی گاڑی میں بیٹھنے کے بجائے میں ٹیکسی میں بیٹھ گیا۔ اتنے عرصے میں مجھے تھوڑی بہت عربی سمجھ آتی تھی اور کچھ راستوں کا بھی علم ہو گیا تھا۔ میں سیدھا پولیس اسٹیشن پہنچ گیا، پولیس والوں کے آگے ساری سچائی بیان کر دی۔ وہاں کچھ پاکستانی لوگ بھی تھے جنہوں نے میری مدد کی، اور پھر اقصیٰ کا سارا راز فاش ہو گیا۔ پولیس والوں نے مجھے اپنی حفاظت میں لے لیا، پھر اس گودام پر چھاپا مارا جہاں پر سے میں سامان اٹھاتا تھا۔ اقصیٰ اور دوسرے ساتھیوں کو بھی گرفتار کر لیا۔ اقصیٰ کے قبضے سے میرا پاسپورٹ بھی واپس لے لیا گیا اور مجھے پاکستان واپس بھیج دیا گیا، اور میں خالی ہاتھ واپس لوٹ آیا۔ مجھے دروازے پر دیکھ کر میری ماں حیران رہ گئی۔ میں اماں کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رویا۔ میں نے اماں کو ساری سچائی بتا دی تو اماں نے شکرانے کے نفل ادا کیے کہ میں کسی بڑی مصیبت کا شکار ہونے سے بچ گیا۔ میرا بڑا بھائی کہنے لگا، تم نے شارٹ کٹ کا راستہ چنا تھا، تم نے لڑکی سے پیسوں کی خاطر شادی کی تھی، جبھی تو ایسا سب کچھ ہوا ہے۔ اگر تم نوکری تلاش کرتے، دبئی جا کر کوئی اچھی نوکری کر لیتے تو یہ سب نہ ہوتا۔ خیر، اب مجھے عقل آ گئی تھی، اس لیے میں نے یہی نوکری کی تلاش شروع کر دی، ساتھ ساتھ اپنی پڑھائی بھی کرنے لگا۔ کچھ عرصے بعد بھی میں نے یہاں بھی ترقی کرنی شروع کر دی تھی۔ اگر میں دبئی جا کر ترقی کر سکتا تھا تو پھر میں اپنے وطن میں رہ کر ترقی کیوں نہیں کر سکتا تھا؟ بھلے ہی پیسے تھوڑے کم تھے، لیکن حلال کا رزق تھا۔ میرا دل مطمئن ہو گیا تھا۔ آج میں ایک اچھی زندگی گزار رہا ہوں۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ اپنی ماں کی دعاؤں کی بدولت میں کسی بڑی مشکل یا آزمائش سے بچ گیا ہوں۔ ہمیں چاہیے کہ کبھی لالچ کا شکار نہ ہو، ہمیشہ ایسے فیصلے کرتے وقت اپنا دل اور دماغ کھلا رکھیں۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ بلا ضرورت اور بلا مقصد آج کے دور میں کوئی کسی کے کام نہیں آتا۔ اس ایک ٹھوکر نے مجھے بہت بڑا سبق سکھایا ہے۔ اب میں کسی لڑکی کی طرف نہیں دیکھتا، بلکہ اپنے کام سے کام رکھتا ہوں۔ بڑے بھائی کی شادی ہو چکی ہے، اب اماں خود میرا رشتہ تلاش کر رہی ہیں۔ میں نے اماں سے کہہ دیا ہے
کہ میرے پہلے نکاح کے بارے میں لڑکی والوں کو آگاہ کر دیجیے گا. بھلے ہی جعلی نکاح تھا لیکن کہیں نہ کہیں اقصیٰ میری زندگی میں کچھ عرصے تک رہی ہے، اس لیے میں کسی دوسری لڑکی کو دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتا. آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے، میرا یہ فیصلہ درست ہے یا مجھے اس بات کو چھپا کر شادی کر لینی چاہیے؟ کمنٹ پہ بتائیے گا. اللہ حافظ.